सर ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पहले तो इसकी वजाहत हम चाहेंगे कि आप करें कि ये क्या है और अफवाज पाकिस्तान इस पॉलिसी के तहत कैसे काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जीरो टॉलरेंस कह लें या हार्ड स्टेट की तरफ जब वो बात करते थे, हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि सख्त फैसले लेने हैं, चाहे इसके अंदर अपने हों या पराए हों, इसके अंदर मेरिट को सामने रखा जाए और जो करना है वो कर गुजरें, चाहे उसके लिए जो भी मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी हो वो फिर विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द लॉ ऑफ पाकिस्तान, उसमें जहां तक किया जा सकता है उसके ऊपर अपना काम किया जाए। उससे जाहिर है हमें कुछ फवायद हमने देखे हैं। आप देख लें, हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि पाकिस्तान का सबसे पहले जब ईरान की जानिब से एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उन्होंने कुछ मिसाइल पाकिस्तान में दाग दिए, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और बड़ा सख्त रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान के ने जो है वो हमारे ऊपर एक हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक रिस्पॉन्ड किया और बड़ा स्ट्रांगली किया। फिर उसके बाद हमने देखा इंडिया ने किया, हमने फिर वही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया, जबकि वो ये सोच रहे थे कि शायद, हालांकि मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि मगरिब में बड़े बड़े लोग और मार्को रूबियो वगैरह ये कह रहे थे कि जी इंडिया को अपना जरा एंगर अनलीश करने दें और वो जरा गुस्सा गुस्सा निकाल लें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है वो आप बर्दाश्त करें। लेकिन नहीं, फील्ड मार्शल साहब ने कहा नो, इनफ इज इनफ, अब हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे। और उस रिस्पॉन्स की वजह से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा भी हुआ, पाकिस्तानी कौम के अंदर भी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर मजीद भरोसा मजबूत हुआ और साथ ही साथ दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान रिवायती जंग के अंदर भी बहुत आगे भारत से है। और फिर उसी वजह से हमने एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया और हमने अपनी सिफारती और अपनी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज थी उनको भी हमने एक दफा जो है रिवाइज किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की सिफारतकारी भी आज दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, और स्ट्रेटेजिक आप देख लें कि स्ट्रेटेजी ये थी कि पाकिस्तान ने लीड रोल लेना है, दुनिया के अंदर आगे बढ़ना है, मुआशी सतह पर भी, दिफाई सतह पे भी। तो आज पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क बन गया जिसका आलम इस्लाम का जिसका एक अड्डा, जो दिफाई अड्डा है, वो पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद है, यानी कि सऊदी अरब। बिल्कुल। तो दिस इज क्रेडिट के पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक पता हासिल हुई है। और अब जो तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा नाफिजुल अमल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक कि पूरी दुनिया की ये हेडलाइंस है। आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़ लें कि वो क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर होने की और पाकिस्तान की पेशा वराना फौज की, तो वो भी तारीफ कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो आपने इसमें बात किया, बलूचिस्तान में देख लें कि हमने ऑपरेशन शाबान, हमने ऑपरेशन रद्दुल फितना 2 और दीगर हमने लॉन्च किए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए। तो दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन रहे वो, आप मेरे भाई, को मामूली बात तो नहीं है। 75,000 ऑपरेशन एक साल के अंदर कर देना और अभी तक तकरीबन 41,000 ऑपरेशन हो चुके हैं। इज इट अ जोक? कोई दुनिया में, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मैच द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो यहां तक आ गया। अब जो जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि नो नॉनसेंस पॉलिसी, कि जो चीज ठीक है, मेरिट के ऊपर है, सच्ची है, वो काम करेंगे। जो काम करना चाहता है, तो दूसरे लफ्जों में अंग्रेजी में वो कहते हैं माई वे और हाईवे। तो फील्ड मार्शल साहब ने ये रखा हुआ है कि या तो हमारी मर्जी के मुताबिक काम करो, नहीं है तो फिर जाओ छुट्टी करो। और आई थिंक कि ये अब वक्त का तकाजा है, पाकिस्तानी कौम की जरूरत है, और जो हमारे मुआशी सतह के ऊपर मुश्किलात हैं उनके ऊपर भी हमें अब यही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। हाउएवर, इसमें वक्त लग जा सकता है। जो आपने अकलियतों के हवाले से बात की, देखिए, अकलियतों के हवाले से यहाँ बहुत सारे फोर्स कन्वर्शन थी, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मसाइल, जबरदस्ती जो है वो उनको कर्जा दिया जाता था, सूद दिया जाता था, और सूद का जो पैसा है वो फिर लोग आ जाते थे जबरदस्ती, पूरे गैंग्स बने हुए हैं। अभी मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का, सिर्फ आपको बता दूं, जो कि मुख्तलिफ चर्चों के ऊपर या क्रिश्चियन के जो प्रॉपर्टी थी जिनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था, वो एक टास्क फोर्स बनाई गई है और वो टास्क फोर्स जो है उसको लीड कर रहे हैं
रहे हैं जनाब डॉक्टर शोएब शटल, माय अनाज हमारे पुलिस ऑफिसर, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज। और वो हमारे आईजी फॉर्मर थे, आईजी शोएब शटल साहब जो है वो मोहतसिब आला भी रहे हमारे, तो अब वफाकी मोहतसिब रहे। तो अब मेरा ख्याल है कि एक आदमी जिसका पुलिस का भी एक्सपीरियंस है, जिसका मेरिट भी है और बड़ा ईमानदार और खरे इंसान है वो, उन्होंने 81 बिलियन 81 अरब रुपए की जो जायदादें हैं, जी। जो जिन पर लोगों ने कब्जा वगैरह कर लिया था, वो वागुजार कराई हैं और जो जिनके मालकान थे उन तक पहुंचाई हैं। तो आई थिंक दिस इज द ट्रस्ट लेवल जो कि आज अकलियती बरादरी जो है वो पाकिस्तान के साथ मजीद जुड़ती चली जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अभी ये बताइएगा कि मजहबी इंतहापसंदी किसी भी मुआशरे के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, और बिलखसूस पाकिस्तान में इससे कितना नुकसान हुआ, या पाकिस्तान के मुआशरे को इसने किस कदर मुतासर किया? देखिए, मजहबी इंतहा पसंदी होती है, चाहे वो मजहबी हो या वो सियासी हो। सियासी इंतहा पसंदी भी तो है ना पाकिस्तान में, क्या नहीं जी, है? क्या बिल्कुल। 9 मई किसी मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से हुआ था, या 9 मई सियासी इंतहा पसंदी की वजह से हुआ था, या जो अभी मकबूजा जो आज आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, क्या वो आप नहीं देख सकते कि ये इसमें भी सियासी इंतहा पसंदी शामिल है? इसमें ठीक है कि पीछे बहुत सारी और कुव्वतें जो सरहद के उस पार बैठी हुई हैं, वो अपनी जगह, लेकिन जाहिर है यहाँ एक मौका तो है ना। अब जो आपने पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल छोड़ दूं और इंडिया की तरफ चला जाऊं, तो इंडिया के अंदर आप देखें, मेघालय वगैरह के अंदर देख लें, आप मिजोरम वगैरह की तरफ देख लें, मणिपुर के वाकयात देख लें, वहां हो क्या रहा है? वही के एक इंतहा पसंदी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जनूनियत और इंतहा पसंदी नरेंद्र मोदी सरकार की है, और वहां के जो अकलियत है वो अपने राइट के लिए जो है वो खड़ी हो गई है। कुकी कबाइल हैं या दीगर हैं, इसी तरीके से आप सिखों को ऊपर देख लें कि वहां किस तरीके से अकलियतों को जदोकोब किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अभी ये जो भारत के अंदर ही अगर हम देखें, तो जो निचली जात के हिंदू, जिनको वो कहते हैं निचली जात के हिंदू, तो वहां उनका इस्तेहसाल किया गया। उनका जब इस्तेहसाल किया गया तो जंतर मंतर के ऊपर फिर जो उनकी नौजवान नस्ल थी वो खड़ी हो गई। तो उसके बिल्कुल। असरात तो अब्दुल्ला आपने हमीद गुल साहब, देखे। आपने हाँ, तमाम अब मिसालें पाकिस्तान की बिल्कुल बात करते बिल्कुल हैं। दुरुस्त, आपकी ये सारी मिसालें हैं। मेरा एक्चुअली जो मजहबी इंतहा पसंदी से जुड़ा सवाल था, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत भी करना चाहूँगा। मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमने ये देखा है कि जो तौहीन मज़हब का कानून यहाँ पर है, बिल्कुल है, और उसकी एक सख्त सज़ा भी है। जो करता है ऑब्वियसली उसको कानून के मुताबिक सज़ा को फेस भी करना चाहिए, लेकिन कई मिसालें ऐसी हैं कि जिसमें कोई ठोस सबूत नहीं थे, कोई बेबुनियाद कह लें कि वो मुकदमात बनाए गए थे, कि इस तरह से जब उसको यूज़ किया जाता है तो कितना नुकसान होता है? देखिए, मेरे ख्याल में मसाइल जो हैं वो कानून की कमजोरी के हैं ना। जी। अगर कानून मौजूद है और उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अयूब खान साहब के जमाने में साइकिल वाला, रेडी वाला और ये जो गड्ढे वाला जो होता है, वो उसको हुक्म था कि वो आगे पीछे लालटेन अपनी लगाएगा या बत्ती लगाएगा। तो कानून तो वो मौजूद है, लेकिन क्या इज इट इम्प्लीमेंटेड टुडे? इट इज नॉट। तो मकसद ये है कि एक तो फौरी तौर पर इस चीज की तहकीक करना। अभी जो इस तरह से भी वाकयात मेरी नजर में हैं, जहां किसी को फौरन कोई जाती तनाजा था, उसको उन्होंने ब्लास्फेमियस रुख दे दिया बिल्कुल। और कहा कि जी मेरे सामने उसने तौहीन मजहब की है, या किताब अल्लाह के खिलाफ जो है कोई नाउजुबिल्लाह तौहीन बिल्कुल। हुई है। नाउज़ुबिल्लाह। और उसकी बुनियाद पे एकदम लोगों को मुश्तइल किया गया और लोग जो थे वो अचानक जलाओ और घिराव के ऊपर चले गए और उसको एक पब्लिक रंग दे दिया गया और वैंडलिज्म की तरफ चले गए। आई थिंक कि इसके ऊपर पाकिस्तान ने काफी जो है किरदार अदा किया। पंजाब पुलिस ने भी, दीगर महकमों ने भी, और दीगर पुलिस के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, उन्होंने भी किरदार अदा किया। यस, हमारे यहाँ कमजोरियां थी, लेकिन अब उन कमजोरियों को ओवरकम किया जा रहा है और फिर दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है, ना कि इंडिया। जहां मैं फिर मिसाल दूंगा कि यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर यह कहा गया
कि सबसे ज्यादा मजहबी आजादी को सल्ब करने वाला मुल्क जो है वो भारत है। तो पाकिस्तान इज नॉट फॉलिंग इनटू दैट कैटेगरी सर। पाकिस्तान की जो इस टाइम पे हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने कोशिश करके, और आप देखें कि अभी जब एक मेजर साहब जो है वो एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ कश्मीर के अंदर, तो फील्ड मार्शल वहां गए। इसी तरीके से जनरल जूलियन मौजम जॉन हैं, वो एक पाकिस्तान आर्मी के हमारे मेजर जनरल हैं। इसी तरीके से जनरल इजराइल हैं, वो एक पाकिस्तान आर्मी के जनरल हैं। मादी के अंदर जो है वो हमारे पास जस्टिस कॉर्नेलियस थे, हमारे पास जो है जस्टिस भगवान दास थे, दीगर थे। तो हमने पाकिस्तान ने उनको किस मुकाम के ऊपर ला के खड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी एक जो है वो कल ही गालिबन एक सिख ऑफिसर जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट हुए हैं। तो ये पाकिस्तान तो ये काम कर रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि हम अपने तहीं तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कौम को जो कि काम करना है, जो कि सियासतदानों का काम है कि वो कौम की किरदार साजी करें, कौम को इस पे रहनुमाई दें, मेरे ख्याल में वो जगह जो है ना, वो वी आर लैगिंग दैट। अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के हमारी ना सिर्फ पॉलिटिकल जो हमारी क़यादत है, पॉलिटिकल सिस्टम है, बल्कि हमारा जो मिलिट्री सेटअप है, वहाँ से भी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम बारहा दिया जाता है और उस पर अमल दरामद भी होता हुआ हम देख रहे हैं। ये बताइएगा कि जहाँ कहीं पे थोड़ी बहुत खामियां बाकी हैं, मज़ीद ऐसी कौन सी इस्लाहात हैं जो आपको लगता है कि वो करनी चाहिए हमारे जुडिशल सिस्टम में, कानूनी निज़ाम में या पुलिस के निज़ाम में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एविडेंस है वो उसको फिडल नहीं करना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, जो कि हो रहा है। करप्शन एक बहुत बड़ा नासूर है और ये सब गड़बड़ कर जाता है। और अमूमन अक़लियती जो लोग हैं वो कमज़ोर हैं। एक काम इसमें बहुत ज़रूरी है और वो है, वो पॉलिटिकल है कि जितने भी अक़लियतों के नुमाइंदे असेंबलीज़ के अंदर मौजूद हैं, इनको पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह नामज़द करता है। नाउ आई एम अगेंस्ट दैट। मैं कहता हूं कि अब उसका फर्क क्या होता है वो भी बताता हूं, लेकिन होना ये चाहिए है कि इलेक्शन का प्रोसेस है और इलेक्शन का जैसे प्रोसेस है उसी आवाम के वोटों से आए और फिर जो भी है उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। लेकिन लेट्स से कि मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि मैं खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हूं, मैं किसी XYZ को नामजद कर देता हूं। वो जब एमएनए बन जाता है, एमपीए बन जाता है, तो वो तो मेरा गुण गाएगा, वो तो मुझे सलाम करेगा। वो तो अपनी कौम का, जब कौम वाले उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाग जाओ, मैं तुम्हारे वोटों से थोड़ी आया हूं, मैं तो अब्दुल्ला गुल के वोट से आया हूं, उसने मुझे नामजद किया है। तो इसको खत्म होना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा है वो है आपका पॉलिटिकल मामला। आपको सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि लोगों को आपको एजुकेट भी करना है और साथ ही साथ जो है लॉ के मुतालिक उनको बताना है। और थर्डली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज के आप जो है वो कानूनी जो कि अदलिया के अंदर सुकम हैं उनको दूर करें और फौरी फैसले करें, क्योंकि ये जो ब्लास्फेमियस केस होते हैं इनके अंदर एक लोगों का इस्तेमाल भी होता है। कई जगह वो सच्चे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं उनमें सदाकत नहीं हुआ करती। तो उसको अगर हम इमीडिएट अगर उनके ट्रायल ना करें या इवन उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाते हैं, अगर वो स्पेशल कोर्ट्स जिस तरह डेडिकेटेड कोर्ट्स हैं, बैंकिंग का कोर्ट है, वापडा का कोर्ट है, गैस का कोर्ट है, वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी अगर कोर्ट बना दिया जाए तो आई थिंक देयर इज नो हार्म, ताकि एक डेडिकेटेड जज हो जिसको अपनी काम के ऊपर महारत भी हो और वो फौरी तौर पर फैसले, यानी कि एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर देना चाहिए कि जी इस दौरान में ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने सारी सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश किया।